अरे अखिलेश यादव सुन लो, सिर्फ मटेरा विधानसभा नहीं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारी विधानसभा पर यही माहौल बनेगा जो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग। सबसे बड़ी बात इस वक्त जो है वो क्या, अखिलेश यादव की नींद उड़ चुकी है। वो नींद क्यों उड़ चुकी है, ये सवाल आता है ओवैसी के मिशन यूपी के नाम से। क्या मुसलमान के वोटों में बड़ा बिखराव होने जा रहा है यूपी में? दरअसल असदुद्दीन ओवैसी 200 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर, और यहीं पर छिपा हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो मर्म जिसका विश्लेषण आज हम इस पूरी खबर में करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसी चाल चल दी है जिसने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसी हलचल पैदा कर दी है जिससे नाते सवाल उठ रहा है कि क्या ओवैसी सिर्फ चुनाव लड़ने आए हैं या फिर समाजवादी पार्टी को दरअसल उत्तर प्रदेश में बेचैन करने आए। क्या उनके सबसे मजबूत वोट बैंक पे सेंध लगाने की तैयारी कर चुके हैं ओवैसी? ये सबसे बड़ा सवाल। क्या 2027 में चुनाव बीजेपी बनाम सपा रहेगा या फिर एआईएमआईएम इस मुकाबले को दरअसल किसी दल के साथ मिलकर के त्रिकोणीय बना सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच के मटेरा से 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने मटेरा विधानसभा सीट पर अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। पहली नजर में ये सिर्फ उम्मीदवार की घोषणा लग सकती है, लेकिन इसके पीछे जो दिखाई पड़ रहा है वो एक सियासी गणित है जो बताता है कि वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए एक चिंता का कारण बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि मटेरा की वो विधानसभा जो भारत नेपाल की सीमा स्थित जिले बहराइच की वो सीट है जो 2012 से लगातार समाजवादी पार्टी के पाले में जाती रही। मटेरा से बहराइच का चर्चित शाह परिवार यानी यासिर शाह और उनकी पत्नी लगातार चुनाव जीतते रहे। 2012 में यासिर शाह वहां से विधायक थे, उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे, बाद में अखिलेश यादव ने उनको ऊर्जा मंत्री बनाया। वर्तमान में यासिर शाह की पत्नी उस सीट से, मारिया शाह, वो वहां से विधायक हैं, वर्तमान की विधायिका हैं, लेकिन इसी सीट से शौकत अली को मैदान में उतारकर दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने गढ़ में टक्कर देने की कोशिश की है, उस सीट पर निशाना लगाने की कोशिश की है जो अखिलेश यादव का गढ़ रहे। दरअसल मटेरा कोई साधारण सीट नहीं है, मैंने जैसे आपको कहा, एक ऐसा गढ़ है समाजवादी पार्टी के लिए जहां वर्तमान विधायिका मारिया शाह, जो समाजवादी पार्टी के प्रभावशाली नेता यासिर शाह की पत्नी भी है, और वकार शाह यासिर शाह के पिता समाजवादी पार्टी के दिग्गज मुलायम सिंह यादव के बहुत ही बेहद करीबी उनकी सरकारों में मंत्री रहे। अब ऐसे में ओवैसी का सीधे इस प्रभावशाली सीट से शंखनाद करना स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक संकेत देने का कहीं ना कहीं इशारा हो सकता है। सवाल यह कि ओवैसी की नजर उत्तर प्रदेश पर क्यों? इसका जवाब है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, यहाँ के राजनीतिक समीकरण और यहाँ के चुनाव में मुस्लिम वोटर की बड़े पैमाने पर सहभागिता, खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यूपी की मुस्लिम आबादी लगभग 20%, राज्य के करीब 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों को ये गणित प्रभावित करता है, पर मुस्लिम मतदाता सीधे तौर पर जीत और हार यहाँ तय करते हैं, ये बात दिखाई पड़ती है। पिछले कई चुनाव में ये वोट बैंक काफी हद तक समाजवादी पार्टी या इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़ा। यही वजह है कि अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उसको कई बार वो पीड़ित, दुखी, अपमानित भी कहते हैं, लेकिन पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो उनका आधार वोट है, जिसके सहारे वो एक बड़ी लड़ाई करने की कोशिश, 2027 की लड़ाई जीतने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल उसकी राजनीति की रीढ़ माना जाता है ये 18-20% जो मुस्लिम वोट है। और इसी फॉर्मूले में ए यानी अल्पसंख्यक सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ दिखाई पड़ता है, इसलिए चिंता ये अखिलेश यादव के लिए दिखाई पड़ती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि यही स्तंभ आखिर ओवैसी के निशाने पर क्यों दिखा? ओवैसी लगातार मुस्लिम वोट पर अपना दावा, वो चाहे बिहार का सीमांचल हो, चाहे वो महाराष्ट्र के विदर्भ के इलाके हो, या फिर जो है हैदराबाद में तो उनका गढ़ ही है। पश्चिम बंगाल भी गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर वहां पर उनको सियासी दांव मिल गया, उनको पीछे हटना पड़ा। लेकिन खैर, यहाँ पर उनका आरोप है कि मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हैं पार्टियां। दरअसल ओवैसी इसी नैरेटिव के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं। उनका संदेश है कि सिर्फ वोट नहीं चाहिए, बल्कि उनको सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। अगर कोई राजनीतिक दल गठबंधन के लिए आना चाहता है बीजेपी को हराने के लिए, तो स्वागत करते हैं, पर वो कहते हैं कि बदले में मुझे सम्मान चाहिए। खैर, यही चुनावी संदेश
समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। अगर पिछले कुछ चुनावों को देखें तो मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी को हराने के उद्देश्य से समाजवादी पार्टी के पाले में एकजुट हुआ। लेकिन अगर एआईएमआईएम का कुछ प्रदर्शन मुस्लिम बहुल इलाकों में देखें तो 5 से 10% वोट अपने पक्ष में खींच लेता है। खासतौर पर निकाय चुनाव के दौरान एआईएमआईएम ने कुछ सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया। कई सीटों पर मुकाबले दरअसल बहुत थिन मार्जिन वाले हैं, लिहाजा वहां पर समीकरण बदल सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एआईएमआईएम के लिए 400 सीट जीतना जरूरी नहीं है, पर 403 सीटों पर चुनावी समीकरण को दरअसल उलझा देना ज्यादा जरूरी है और इसी कोशिश में ओवैसी यहाँ पर लगातार पहुंचे। अगर वो 20 से 30 सीटों पर समाजवादी पार्टी का वोट काटने में कामयाब रहते हैं, असल में इसका असर दर्जनों सीटों पर दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि ओवैसी की सक्रियता सीधे तौर पर अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है, एक बड़ी चुनौती के रूप में दिखाई दे। और इसका उदाहरण बिहार से समझिए। 2020 में बिहार की विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल में जोरदार प्रदर्शन, पार्टी ने 5 सीटें जीत ली, लेकिन 5 विधायक बाद में दूसरी पार्टी में जीते। अब चुनावी नतीजे संदेश जरूर देते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी की अपील को पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं किया सकता। उस चुनाव में विपक्षी महागठबंधन को कई सीटों पर नुकसान बिहार में उठाना पड़ा और बाद में अभी राज्यसभा के चुनाव में आपको समर्थन भी लेना पड़ा ओवैसी पार्टी। ये भी एक बड़ा बदलाव जो है वो दिखाई पड़ा बिहार के चुनाव। अब सवाल यह है कि एआईएमआईएम बीजेपी को फायदा पहुंचाती है या मुसलमानों को स्वतंत्र राजनीतिक विकल्प देती है? आपका क्या मानना है? यूपी में भी यही सवाल उठा है, लेकिन इस बार सिर्फ वोट बैंक तक ये मामला सीमित नहीं, इसके कहीं आगे ये मामला जाता हुआ वोट बैंक के सिलसिले से आगे जाता हुआ दिखाई। बहराइच में ओवैसी ने जिन मुद्दों को छुआ उनमें कहीं ज्यादा बड़े मुद्दे भावनात्मक थे। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव और सैयद सलार मसूद गजवी की विरासत की बात हुई और वो विरासत बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि अगर आप महाराजा सुहेलदेव के बारे में बात करते हैं तो सैयद सलार मसूद गाजी की आलोचना होगी, क्योंकि इतिहास सब जानते हैं कि महाराजा सुहेलदेव ने सैयद सलार मसूद गाजी की गला काट कर हत्या। सैयद सलार मसूद गाजी हमलावर था, इतिहास इसको जानता है, और सुहेलदेव स्थानीय राजा थे जिन्होंने अपनी पूरी टेरिटरी को बचाने के लिए मुस्लिम आक्रांताओं से जंग की और उनको बहुत कम उम्र में लड़ाई हुई थी। लड़ाई सरयू के उस पार के इलाके में, बहराइच के इलाके में हुई थी। पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने महाराजा सुहेलदेव को लेकर पूर्वांचल की राजनीति में बहुत कुछ किया है। खासतौर पर राजभर मतदाता और पासी समाज के मतदाता सुहेलदेव को बहुत मानते हैं, बहुत पूछते हैं, उनको लेकर के एक अलग तरह का सेंटिमेंट है। अब ये एक बड़ा मामला, क्योंकि पिछड़े वर्ग में अगर आप राजभर समाज की बात करेंगे और अगर आप अनुसूचित जाति में जाएंगे तो वहां पर पासी समाज है जो सुहेलदेव पर अपना असर मानता है, अपना प्रभाव मानता है, उनको अपना मानता है, उनको अपना एक तरीके से प्रतीक पुरुष मानता है। और ऐसे में अगर आप आक्रांता सलार मसूद गाजी को लेकर के बात करेंगे तो ये वोट बैंक आपसे नाराज होगा, और अगर आप सुहेलदेव की बात करेंगे तो अल्पसंख्यक वोट बैंक नाराज होगा। ये ही लड़ाई कहीं ना कहीं इसको बीच में एक तरफ ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, उनकी पार्टियां एक तरफ इसको लेकर के समाजवादी पार्टी को दो राह पर खड़ा करना चाहती है, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी दो राह पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को कि आप फैसला लीजिए कि आप किसके साथ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी इस नैरेटिव को लगातार मजबूत किया और इसीलिए उन्होंने सैयद सलार मसूद गाजी के दरगाह पर लगने वाले जो सालाना मेला था उस पर भी रोक लगा और कहा कि किसी आक्रांता के नाम पर देश में इस तरह का मेला नहीं लगे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस नैरेटिव को मजबूत किया। दूसरी तरफ एआईएमआईएम ने भी इस विमर्श में अलग नजरिए से सामने अपनी बात की। वैसे और उनके सहयोगी नेताओं का मानना है कि मुस्लिम धार्मिक स्थलों और विरासतों को दरअसल उत्तर प्रदेश में निशाना था। ये कारण है कि बहराइच में एक चुनावी रैली को एक चुनावी सभा की तरह नहीं, एक राजनीतिक संदेश वाली सभा की तरह असदुद्दीन ओवैसी ने इस्तेमाल किया। और उन्होंने कहा कि जब गाजी दरगाह को लेकर विवाद चल रहा था, एएसआई सर्वे की मांग हो रही थी, सूर्य कुंड पर दावा ठोका जा रहा था, सुहेलदेव बनाम गाजी की बहस पहले से गर्म थी, तो फिर इस दौर में असदुद्दीन ओवैसी का मटेरा में जाकर के चुनावी सभा करना, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के गढ़ में जाकर सभा करना, वकार शाह, यासिर शाह के गढ़ में जाकर सभा करना, ये अपने आप में कई तरह के राजनीतिक संदेश देता। ऐसे में माहौल में ओवैसी की मौजूदगी इस विवाद को और ज्यादा राजनीतिक और ज्यादा हवा दे देती।
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका फायदा किसको? अगर मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में एआईएम के साथ जाते हैं तो फिर नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, लेकिन अगर गैर यादव ओबीसी समुदाय सुहेल देव के मुद्दे पर बीजेपी उनके सहयोगियों के साथ जाता है तो इसका फायदा एनडीए को मिलेगा। और अगर एआईएम मुस्लिम पहचान की राजनीति को और मजबूत करता है तो चुनावी ध्रुवीकरण और तेजी से तब्दील हो सकता है और इसका सियासी लाभ आप समझ सकते हैं किसको। यानी ओवैसी की रणनीति सिर्फ सीट जीतने की नहीं, राजनीतिक विमर्श बदलने की। और अब बात करते हैं अखिलेश यादव फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सबसे ताकतवर विपक्षी चेहरे। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और इसके बाद पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा। 2027 में सत्ता में वापसी का सपना भी मजबूत हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका सामाजिक संगठन यानी यादव, मुस्लिम और अन्य पिछड़े जातियों के साथ साथ दलित समूहों का एक मजबूत वोट बैंक। अब अगर इस तरह के मुद्दों से वोट बैंक में सेध लगती है तो संभावनाओं को नुकसान किससे होगा? समाजवादी का। ये महत्वपूर्ण। अगर इस समीकरण का कोई एक हिस्सा कमजोर पड़ता है तो पूरी चुनावी रणनीति इससे प्रभावित हो सकती है। आपको पता है 1% वोट, 100, 200, 500 वोटों से चुनाव के परिणाम तब्दील हो जाते हैं और कई सीटों के परिणाम तब्दील हो जाते हैं। अब ये समझना जरूरी है। 2017 और 2022 को दरअसल चुनाव तो वहां भी लड़े थे एआईएम वाले, लेकिन उनको राजनीतिक सफलता नहीं थी। लेकिन राजनीति सिर्फ जीत और हार का खेल तो नहीं है, कई बार दूसरों का खेल बिगाड़ देना भी एक राजनीति। और असदुद्दीन ओवैसी क्या यही करते हुए उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल। और शायद इसी नैरेटिव के नाते उनको अब तक पहले उस तरह की राजनीतिक सफलता नहीं मिली, पर अब उस राजनीतिक सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे। ओवैसी फिलहाल उसी भूमिका में दिखाई पड़े, लगातार मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। वे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर सवाल उठाते हैं। वे संदेश देने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों को अपनी स्वतंत्र राजनीतिक आवाज देनी चाहिए। ये वही मुद्दा है जो आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति को दरअसल प्रभावित कर सकता है। ये सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम मतदाता एक बार फिर क्या रणनीतिक वोटिंग करते हुए बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहेगा, या फिर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में मजबूत करेगा। इसका जवाब अभी दरअसल भविष्य के गर्भ में। लेकिन इतना तय है कि बहराइच से शुरू हुआ राजनीतिक अभियान सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं रह जाए। ये मुस्लिम नेतृत्व की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, उत्तर प्रदेश के भविष्य की राजनीति, तीनों का संगम बनते जा रही है। और 2027 के चुनाव भी दूर हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछाना दरअसल शुरू कर दिया है और बीजेपी सुहेल देव और गैर यादव ओबीसी राजनीति को दरअसल इसी बहाने मजबूत करने में लगी हुई। समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए फॉर्मूले को और धार देने की कोशिश की है, जो एआईएम मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सवाल को केंद्र में लाने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति के। यानी उत्तर प्रदेश का अगला चुनाव सिर्फ सीटों का चुनाव नहीं, नैरेटिव, पहचान, प्रतिनिधित्व और वोट बैंक की सियासत की सबसे बड़ी लड़ाई साबित हो सकता है। और इस लड़ाई में बहराइच शायद सिर्फ शुरुआत। आखिरी सवाल ये, क्या अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक पहले की तरह से अपने साथ मजबूत रख पाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति को दरअसल एक नया अध्याय लिखने की कोशिश वहां पर एआईएम कर रही है? शौकत अली कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही है, वारिस पठान, तमाम सारे लोग यहाँ आकर के जम गए और वैसा ही कमोबेश जैसा बिहार में सियासी माहौल बनाया, उत्तर प्रदेश में एक सियासी माहौल बनाने की कोशिश ओवैसी करते हुए दिखाई दी। इन सवालों के जवाब तो आने वाले महीनों में मिले, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कह सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी की राजनीति में अपनी मौजूदगी का एक जोरदार ऐलान करने की कोशिश की है और इस ऐलान की सबसे ज्यादा गूंज अगर कहीं सुनाई देगी तो वो विपक्षी खेमे में सुनाई देगी, समाजवादी पार्टी के खेमे में सुनाई देगी, इंडिया ब्लॉक के खेमे में सुनाई देगी। लेकिन ये जो गूंज है, क्या ये जनता को भी सुनाई देगी? आपकी क्या है, हमें जरूर बताइएगा। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि इस तरह की पेशकश हम आपके सामने लेकर आते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।